हाँ जी, मैंने कहा जी नमस्ते। क्या हाल चाल है सभी के। वेलकम टू दिस अमेजिंग अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ नेक्स्ट टॉपर जूनियर्स, जहां हम देश का भविष्य बनाते हैं। मेरा नाम है प्रणव सिंह कन्याल। पढ़ाता हूं तुम लोगों को सामाजिक विज्ञान ए सोशल स्टडीज। भैया यार, जब मैंने चैप्टर नंबर 3 पढ़ाया था राइज ऑफ मराठास, मैं उसके कमेंट चेक कर रहा था। मोस्टली बच्चों का एक ही डाउट था कि सर ये जो चैप्टर है ना, कॉलोनियल एरा इन इंडिया, चैप्टर नंबर 4, ये फटाफट करा दो। कोई कह रहा मेरा 17 को एग्जाम है, कोई कह रहा 19 को है, कोई कह रहा 22 को है। तो लेके आ गया हूं आज चैप्टर नंबर 4, कॉलोनियल एरा इन इंडिया। और मुझे बस समझ ही नहीं आती कि तुम इस चैप्टर से इतना डरते क्यों हो। बहुत लोग कमेंट में कहते हैं सर सबसे बड़ा चैप्टर है, ये है वो है। कुछ नहीं है, इसको ऐसे उड़ाएंगे इस चैप्टर को आज की क्लास में कि तुम्हें सब का सब समझ आ जाएगा। और ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन कहां से बनता है इस पर्टिकुलर चैप्टर से। तो अब कोई टाइम वेस्ट करे बिना शुरू करते हैं भैया आज का लेक्चर। प्रणव सर, ये कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये बताओ। पीछे छोड़ दे क्या लिखा है, देख। जब कॉलोनियलिज्म का सिंपल सा अर्थ ये होता है कि सेकंड चैप्टर से लिंक कर। मैंने तुझे रीशेपिंग इंडिया पॉलिटिकल मैप में क्या ही नहीं बताया था कि हिंदुस्तान में घुसपैठ हो रही है। और चैप्टर नंबर 4 कॉलोनियलिज्म के अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर विदेशी ताकतें हिंदुस्तान पे आ रही हैं। क्या करने आ रही हैं? पहले तो व्यापार करने आ रही है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो हमें अपना गुलाम बना लेंगी। उसी को कहते हैं कॉलोनियलिज्म। तो पढ़ लो। व्हेन वन पावरफुल कंट्री takes control of another country, rules it and uses its land, people and resources for its own benefit, इसी को कहते हैं colonialism। कि एक विदेशी ताकत आ रही है, वो सबसे पहले आपके साथ व्यापार करने आ रही है। व्यापार करने के बाद वो देख रही है यार इनको गुलाम बनाया जाए, हमारे लोग, हमारी जमीन, हमारे रिसोर्सेज अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है, उसी को कहते हैं कॉलोनियलिज्म। और जब कॉलोनियल एरा इन इंडिया की बात करते हैं ना बच्चों, तो ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में सिर्फ ब्रिटिशर्स आए। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पोर्चुगीज आए, डच आए, फ्रेंच आए, ब्रिटिशर्स आए, लेकिन कामयाबी मिली ब्रिटिशर्स को हमें अपना गुलाम बनाने के लिए। इसलिए जब भी हम कॉलोनियल एरा इन इंडिया की बात करते हैं ना यार, तो हमें सबसे ज्यादा एम्फोसिस कराया जाता है ब्रिटिशर्स के ऊपर। तो वो बात यहां भी लिखी है। व्हेन ब्रिटिश टुक कंट्रोल ऑफ इंडिया, सेटिंग अप सेटलमेंट्स एंड इंपोजिंग इट्स ओन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल सिस्टम, कि ये जब हिंदुस्तान में आए तो इनका अपना सिस्टम था, अपना बिलीफ था, वो इन्होंने हमारे ऊपर इंपोज करने की कोशिश करी। अब पढ़ते एज ऑफ कॉलोनियलिज्म। एक्सपेंशन कैसे हो रहा है? इट रेफर्स टू यूरोप्स एक्सपेंशन स्टार्टिंग इन द 15th सेंचुरी। तो 15th सेंचुरी में ये यूरोप की जितनी कंट्रीज है, इनको एक गलतफहमी हो गई कि यार एक काम करते हैं, हम चलते हैं पूरी वर्ल्ड में और लोगों को अपना गुलाम बनाते हैं। कंट्रीज लाइक स्पेन, पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस, दे बिल्ड कॉलोनीज इन अफ्रीका, एशिया एंड अमेरिका। कि जितनी भी यूरोप की कंट्रीज हैं, ये अफ्रीका रीजन में गई, एशिया रीजन में गई। और सबसे बड़ी बात, जो आज की हमारी सुपर पावर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वही डोनाल्ड ट्रंप भैया वाली, सोचो कभी ब्रिटिशर ने उन्हें भी अपना गुलाम बना रखा था, तो औरों को तो ये क्या ही छोड़ते। तो ये लोग निकले और लोगों को अपना गुलाम बनाना शुरू किया। दे कॉन्कर्ड दिस रीजन थ्रू मिलिट्री कैंपेन्स एंड ऑफर मैसेकरिंग और इंस्लेविंग द नेटिव पीपल। कि भैया आप जब भी किसी को गुलाम बनाओगे ना यार, तो सबसे पहली बात आप लोगों को मारोगे, आप लोगों के साथ जंग लड़ोगे। ऐसे तो आप दूसरे देश को नहीं हथिया लोगे ना, और वहां के लोकल लोगों को आप बना दोगे क्या? स्लेव, ठीक है, गुलाम। तो यही था एज ऑफ कॉलोनियलिज्म कि कैसे कैसे बढ़ रहे हैं। सर इसका इंपैक्ट क्या था, सबसे पहले ये बताओ। अभी हम चैप्टर का ओवरव्यू ले रहे हैं कि आए कैसे कैसे इन्होंने कॉलोनाइज किया, उसके बाद इंपैक्ट क्या था। अब ध्यान से सुनना। इन लोगों को एक गलत फहमी थी जो आज लोगों को है। आजकल तुम वो रील देखती होगी ना, लिटरली जीरो सिविक सेंस। तो इनका भी उस टाइम पे जीरो सिविक सेंस चल रहा था। इनको लगा हम एक ऐसे सिविलाइजिंग मिशन में है कि पूरी दुनिया में लोग जो हैं वो जाहिल हैं। पूरी दुनिया में लोगों को पता ही नहीं जीना कैसे है, हम बताएंगे उनकी कंट्री में उनको गुलाम बना के। तो वही, दे वर ऑन अ सिविलाइजिंग मिशन। दे कॉल नेटिव पीपल बारबेरिक, जाहिल है, कुछ आता ही नहीं आके लोगों को। तुम्हें किससे बोल दिया कि हमें कुछ नहीं आता? और उसी की आड़ में ये क्या कर रहे हैं, हमारी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज थी, हमारा जो कल्चर था, हमारी जो संस्कृति थी, उसको ये लोग पूरी तरीके से तबाह कर रहे हैं और अपने वैल्यूज और अपना कल्चर हमारे ऊपर इंपोज कर रहे हैं। मैं जब देखता हूं ना कभी कोई वीडियोज ब्रिटिशर्स के ऊपर, तो कितने लोग पता नहीं उनको सपोर्ट कर रहे होते और कहते हैं कि वाह मैं तो अंग्रेज का फैन था। कहां से फैन था यार? मैं आपके घर आके चोरी कर लूं, आप कहोगे वाह माशाल्लाह प्रणव सर आए थे सब लूट के ले गए। ये कोई बात थोड़ी हुई भाई। तो इनका भी इंपैक्ट यही था कि ये लोग बोलते थे दूसरे लोगों को कि तुम जाहिल हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, हम तुम्हें सिखाएंगे। और उसी की आड़ में हमारी संस्कृति को ये लोग बर्बाद कर रहे थे। लेकिन कहते हैं ना मेरे दोस्त, जब उस 10 सर वाले का घमंड नहीं बचा तो इनका क्या बचेगा। तो भैया अब पढ़ रहे हैं इनका रेजिस्टेंस एंड डिक्लाइन। अभी हम चैप्टर का ओवरव्यू ले रहे हैं, उसके हम चैप्टर को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, मैनी कॉलोनाइज रीजन रेजिस्टेड फॉरेन रूल। यार ऑब्वियस ही बात है, जब बाहर से कोई आ जाएगा मेरे ऊपर रूल करेगा,
तो ऑब्वियसली बात है मैं उससे लड़ूंगा। मैं अगर किसी को मारने जाऊंगा तो वो मुझसे लड़ेगा ना। तो यहां भी हमारे लोकल रूलर्स यही कर रहे थे, इनके खिलाफ लड़ रहे थे। बट colonialism declined in the mid 20th century, especially after World War II। भैया वर्ल्ड वॉर टू जब तुम जाओगे 9th में, दिगराज सर पढ़ाएंगे नाजिज्म एंड द राइज ऑफ एडोल्फ हिटलर, वहां तुम्हें पता चलेगा वर्ल्ड वॉर टू में ये जो हमारा हिटलर था, इसने ऐसी हालत कर दी थी इंग्लैंड की मार मार के ऑल्दो इंग्लैंड विनिंग साइड पे ही था, लेकिन उसने बहुत कमजोर कर दिया इंग्लैंड को। उसके बाद ही लोगों को फ्रीडम मिलने लगी। एंड दिस चैप्टर फोकसेस ऑन इंडियाज एक्सपीरियंस विद यूरोपियन colonialism एंड इट्स इंपैक्ट। तो ये चैप्टर यही बता रहा है कि ये जो विदेशी लोग आ रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, उन्होंने कैसे हमें इंपैक्ट किया। अब प्रणव सर ये बताओ कि चलो ये लोग आ रहे हैं, लेकिन इनके आने से पहले हिंदुस्तान था कैसा, तो पढ़ो। इंडिया ट्रेडेड विद ग्रीक्स एंड रोमन्स ओवर 2000 ईयर्स अगो, कि 2000 सालों से इनके आने से पहले हम ग्रीक और रोमन के साथ व्यापार कर रहे थे। क्या क्या हम उन्हें एक्सपोर्ट करते थे? स्पाइसेस। भाई हिंदुस्तान के मसाले ना पूरे वर्ल्ड में फेमस है, काफी, कहीं भी चले जाओ, कॉटन, आइवरी, जेम्स एंड सैंडलवुड। तो ये हम जो थे इनको एक्सपोर्ट कर रहे थे, कुछ इनसे लेते भी थे। टिल द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी तक इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड अबाउट 1/4 ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी। सोचो पूरे वर्ल्ड में 16वीं शताब्दी में, मैंने कहा कि लेट्स से पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी 100 है, 100 रुपए मान ली, तो उसमें से 25 कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? हिंदुस्तान अकेला। तो इतने अमीर कंट्री हमारी होता था उस टाइम का हिंदुस्तान, जिसको ये ब्रिटिशर्स पूरी तरीके से लूट के जाएंगे, देखना। यूरोपियन ट्रैवल डिस्क्राइब्ड इंडिया अ प्रॉस्पेरस एंड अ वेल डेवलप्ड सिटी। भाई क्या, अब प्रणव सर लिंक कर दो, जल्दी से प्रणव सर लिंक कर दो। जब तुम्हें देख एसएसटी ऐसे ही याद होगी जब तक तुम लिंक नहीं करोगे कि उस चैप्टर में क्या होता है। रिवीजन भी करा दूंगा इस बहाने। चैप्टर 2 में जब मैंने रीशेपिंग इंडिया पॉलिटिकल मैप पढ़ाया था, तो क्या मैंने तुम्हें वहां विजयनगर एम्पायर की कहानी नहीं बताई थी कि 1336 हरिहरन बुक्का ने फाउंड किया? तो याद करो वहां के जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे जिनका नाम क्या था? कृष्णदेवराया। कृष्णदेवराय के टाइम पे कौन आया था? एक पुर्तगाल से बंदा, याद करो, मैंने बोला था क्वेश्चन भी आएगा, डोमिंगो पीस। डोमिंगो पीस ने क्या बोला था कि विजयनगर एम्पायर रोम जैसा है। तो सोचो उसने उस समय क्या बोला कि एक सिटी, एक एम्पायर इंडिया का रोम के बराबर है, तो पूरा हिंदुस्तान कितना प्रॉस्पेरस होगा भाई, यही बात। और इसीलिए तो हिंदुस्तान में आए, क्योंकि हिंदुस्तान में दौलत थी मेरे बच्चों। इंडियाज वेल्थ अट्रैक्टेड यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स की, भाई इनके पास इतना पैसा है, इन्हें लूट लो। ठीक है, अभी तक की बात सबको समझ आ गई? अब आगे चलते हैं। चलो, अब सबसे पहले आ रहे हैं भैया पोर्चुगीज इन इंडिया। भाई देखो, ये जो बंदा तुम्हें दिख रहा है ना, इसका नाम है वास्को डी गामा। भैया यहां से 1 नंबर के क्वेश्चन अब शुरू हो रहे हैं, ध्यान से पढ़ना। वास्को डी गामा अराइव्ड इन कप्पड़ नियर कोझिकोड केरला इन 1498। तो ये जो वास्को डी गामा है, सबसे पहला बंदा था पोर्चुगीज जो हिंदुस्तान के अंदर आया 1498 में सी रूट के थ्रू। और कहां लैंड किया? कप्पड़ बीच, जो कि केरला में पड़ता है। तो तुमसे वो 1 मार्क्स से पूछ लेगा कि वास्को डी गामा कब आया था, यहां पे लिख दे #PKP। पीकेपी याद है ना प्रणव के पर्चे? तो वो पूछ सकता है कि वास्को डी गामा कब आया हिंदुस्तान में। या तो ये क्वेश्चन पूछेगा 1 मार्क्स में, तो तुम बोल देना 1498 में आया, या फिर वो पूछेगा कहां आया, तो बोल देना केरला में आया। बस इतनी सी बात थी। देखो, दो इनिशियली वेलकम हिज aggressive actions like seizing, torturing and killing of Indian merchant and bombarding Calicut took place। भैया जब ये इनिशियली आया तो लोगों ने कहा अरे वाह, वास्को डी गामा क्या आदमी है, इसको वेलकम करते हैं। लेकिन उसके बाद ही अपने रंग दिखाना शुरू करेगा, लोगों को मारेगा, टॉर्चर करेगा, बॉम्बार्डिंग करेगा, ये सब इसकी असलियत थी भैया। द पोर्चुगीज कैप्चर्ड की पोर्ट्स इंक्लूडिंग गोवा इन 1510। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, यहां भी लिख ले #PKP। यहां पे ये क्वेश्चन बनते हैं 1-1 मार्क्स में, जो तुम छोड़ के जाते हो और फिर कहते हो आया कब। तो अगर वो पूछ ले कि पोर्चुगीज से गोवा को कब कैप्चर किया, तो क्या बोल लोगे? 1510 में किया। बिल्कुल सही है बात सर। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये 2 मार्क्स अगर मैं तुम्हारा एग्जाम बना रहा होता ना, तो ये क्वेश्चन जरूर डालना। और क्या मैंने झूठ मत बोलना, तुम्हें राइज ऑफ मराठास में ये कार्टर सिस्टम नहीं पढ़ाया था कि दे इन्फोर्स कार्टर्स पास सिस्टम? क्या मैंने तुम्हें वहां नहीं बताया था कि जितने भी इंडियन ओशन रीजन में पोर्चुगीज ने क्या किया कि अगर आपको इस इंडियन ओशन रीजन में व्यापार करना, आपकी शिप्स को आना है, जाना है, सामान लेके आना है, तो उसके लिए आपको हमसे ये पास, जिसको काटास कहते थे, वो खरीदने होंगे, तभी आप व्यापार कर सकते हो। अगर आप नहीं दोगे हमें पैसा, ये पासेस हमसे नहीं खरीदोगे, तो आपकी शिप डुबा देंगे। और मराठाओं ने क्या बोला? अच्छा, पैसे हम तुम्हें नहीं देंगे, तुम हमको दोगे। तो ये सब चीजें पोर्चुगीज कर रहे थे हिंदुस्तान के अंदर। अब आगे चलो। इन गोवा द पोर्चुगीज सेटअप इंक्विजिशन इन 1560। प्रणव सर, इंक्विजिशन का मतलब क्या होता है सबसे पहले बताओ। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने गोवा में बनाई जहां पे बोला जाता है, इंक्विजिशन का मतलब होता है मेरे बच्चों कि हम
किसी पर्टिकुलर बिलीफ के और हम दूसरे वाले के पर्टिकुलर बिलीफ फेथ को नहीं मानते, हमारा अपना बिलीफ है, उसका अलग है, तो उसके चक्कर में आपको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, आपको यातनाएं दी जाएंगी। ये कर रहे थे पोर्चुगीज गोवा के अंदर कि अगर कोई फलाने पर्टिकुलर लेट्स से कहते हैं रिलीजन का है, उसके बिलीव्स अलग है और वो हमारी बात नहीं मान रहा तो उसको भैया मारेंगे। तो यही कहलाता है क्या, इंक्विजिशन इन इंडिया, इन जो इन्होंने किया। अब चलो आगे, लेकिन भैया 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 ऐसा थोड़ी होगा कि जुल्म करते जाएं, कल करते जाओ और हमारे हिंदुस्तान में लोग कुछ ना किया जाए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑफ रानी अब्बक्का द वन, रानी अब्बक्का द सेकंड। जितने भी बच्चे कर्नाटका से सेशन देख रहे हैं, एक बार बता के जाना मुझको, जो उलाल रीजन है मेरे बच्चों, ये कर्नाटका में पड़ता है, ठीक है। यहां पे क्या हुआ, जो पोर्चुगीज थे ये कोशिश कर रहे थे कि रानी अब्बक्का के रीजन को हथिया लें, तो रानी अब्बक्का ने बोला ऐसा क्यों, तो ये इनके खिलाफ लड़ी। She formed alliances with neighboring kingdoms to strengthen her resistance, but eventually captured and died fighting in prison। तो ये लड़ी पोर्चुगीज से, बहुत ही ज्यादा इन्होंने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बैटल्स भी लड़ी यहाँ पे, लेकिन इनिशियली ये कहीं जीत भी रही थी, बट उसके बाद ये लड़ते लड़ते प्रिजन में इनकी डेथ हो गई। अब इनकी लेगेसी कोई रानी अब्बक्का द सेकंड है, ये आगे लेके जाएंगी। She took up the mantle after रानी अब्बक्का द वन। मेंटल का मतलब वो वाला मेंटल की बात हो रही, मेंटल का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। She reportedly used fireballs made up of coconut shells to set Portuguese ships on fire and their legacy lives on through यक्षगणा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक मार्क्स में पूछ ले यक्षगण क्या होता है। जितने भी बच्चे अगर कर्नाटका से देख रहे हैं तो क्या बताओ, तुम्हारे यहाँ ये ट्रेडिशनल डांस, तुम्हारा फोक डांस नहीं है जहां पे रानी अब्बक्का द वन और रानी अब्बक्का द सेकंड की गाथाओं को सुनाया जाता है लोगों को, तो उसी को कहते हैं यक्षगण कि ये कितने शूरवीर थे, कैसे लड़े पोर्चुगीज के अगेंस्ट। यही बात आज भी दिखाई जाती है। तो रानी अब्बक्का द वन, रानी अब्बक्का द सेकंड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलो अब आगे चलते हैं। अब भैया पोर्चुगीज हो गए, अब आ रहे डच। डच कौन है सर, नीदरलैंड के लोग, है ना। ये वही नीदरलैंड है जो जिसको पाकिस्तान क्या कहते हैं, अभी मैच था ना नीदरलैंड और पाकिस्तान को, नीदरलैंड जीतने वाली थी लेकिन रह गई लास्ट में, तो ये वही नीदरलैंड डच है। डच अराइव्ड इन द 17th century, focuses on trade, especially spices, through the Dutch East India Company। वही बात, कोई यही नहीं कह रहा कि हमें हिंदुस्तान पे कब्जा करना है, कहते हैं यार हिंदुस्तान के पास इतने नमक मसाले मिर्च इतनी सारी चीजें हैं, तो चलो ना व्यापार करते। तो इनकी भी एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो हिंदुस्तान में आई और व्यापार करने लगी। दे सेट अप ट्रेडिंग पोस्ट इन सूरत, भरूच एंड कोचिन ऑन द वेस्ट कोस्ट। तो इंडिया का जो वेस्ट कोस्ट है वहां पे इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज लगानी शुरू करी। एंड नागापट्टम एंड मसूलीपट्टम ऑन द ईस्ट कोस्ट, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले रीजन में भी इन्होंने फैक्ट्री लगानी शुरू करी। with a strong presence in Kerala's Malabar region where they displaced Portuguese। तो सिंपल सी बात है, जहां पोर्चुगीज का प्रेजेंस बढ़ रहा था वहां डच ने कम किया। लेकिन अगली स्लाइड में एक प्रणव के पर्चे का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक मार्क्स में वो 110% पूछेगा तुमसे कि क्या थी बैटल ऑफ कोलाचल। तो ये जो डच लोग थे ना, जब इनका बहुत होने लगा तो हमारे एक राजा थे जिनका नाम क्या था, किंग मार्तंड वर्मा। वेरी इंपॉर्टेंट, 1741 के अंदर डच लोग काफी ज्यादा चौड़े होने लग गए। तो हमारे एक राजा थे त्रावणकोर के, केरला में पड़ती है जगह आज, जिनका नाम था किंग मार्तंड वर्मा। वो लड़ेंगे अब डच के अगेंस्ट और ये हराएंगे डच को। दिस वॉज बैटल ऑफ कोलाचल। वेरी इंपॉर्टेंट, हैशटैग 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 क्या, पीकेपी प्रणव के पर्चे। वो तुझसे पूछ लेगा कि बैटल ऑफ कोलाचल किस ईयर में लड़ी गई, 1741 में लड़ी गई। एक तरफ थे हमारे किंग मार्तंड वर्मा, एक तरफ था डच। अगर वो पूछ लेगा तो बता दोगे, और अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे कि इन विच ईयर बैटल ऑफ कोलाचल वाज फाउट एंड बिटवीन हुम। तो भैया आंसर तो अपने को बता दिया प्रणव सर, 1741, और बिटवीन हुम तो क्या तुम लिखनी दोगे। एक तरफ थे मार्तंड वर्मा जो कि त्रावणकोर के राजा थे, जो आज के केरला में पड़ता है। अगर वो पूछ ले किसके बीच हुआ, वर्सेस डच, बता दोगे। और इसमें जीता कौन, किंग मार्तंड वर्मा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलो, अब आ रहे भैया फ्रेंच। देखो पोर्चुगीज आ गए, डच आ गए, अब फ्रेंच की बारी है। फ्रेंच अराइव लेटर, ये बाद में आए। दे एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट एट सूरत इन 1668। भैया वेरी इंपॉर्टेंट, हैशटैग पीकेपी, हैशटैग पीकेपी। भाई ये तुझसे पूछ लेगा इस चैप्टर में ना, एक एक मार्क्स से बहुत क्वेश्चन पड़ते हैं, वो कब हुआ, ये कब हुआ। तो अगर वो पूछ ले कि इन्होंने अपना पहला ट्रेडिंग पोस्ट जो फ्रेंच थे कब लगाया, तो बोल देना 1668 में लगाया, ठीक है। उसके बाद
और पौंडीचेरी में कब लगाया? 1764 में लगाया। अगर पूछ ले पहला कब लगाया तो बोल देना 1668 में लगाया सूरत में। ठीक है, इतनी सी बात सबको समझ आ गई। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, इसको अच्छे से करके जाना एग्जाम से पहले। पहली सुन लो। Governor General Dupleix trained Indian soldiers in European military tactics and used indirect rule by installing puppet rulers through local dispute। भैया तुमने गवर्नर जनरलों के बारे में बहुत बार सुना होगा, वॉरेन हेस्टिंग, ये वो ब्रिटिश के। तो एक फ्रेंच का भी गवर्नर जनरल था डुप्लेक्स, बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी था। कभी इसके बारे में पढ़ना तुम्हें टाइम मिले तो ये इसके इरादे थे कि हिंदुस्तान पे कब्जा करते हैं। यहां पे याद देखो, पोर्चुगीज डच इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग थे वो थे ब्रिटिशर्स, वो थे फ्रेंच। और ये ब्रिटिशर्स और फ्रेंच आपस में इतने कट्टर दुश्मन है ना, ये इतनी बैटल लड़ेंगे हिंदुस्तान को ऑक्यूपाई करने के लिए, लेकिन ब्रिटिशर्स जीत जाएंगे। तो ये डुप्लेक्स होता है, ये हमारे सोल्जर्स को यूरोपियन स्टाइल में ट्रेन करना शुरू कर जाता है। और जितने भी राज्य होते हैं जहां इनको लगता है कि राजा इतना स्ट्रांग नहीं है, तो अपना राजा बिठा देता है और उसके मुताबिक काम वाम करवाना शुरू कर देता है। द फ्रेंच फेस द ब्रिटिश इन द कार्नेटिक वॉर 1746 से 1763। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हारी बुक पे इतना मेंशन नहीं है, जब तुम बड़े हो जाओगे तो पढ़ोगे। तो 3 कार्नेटिक वॉर लड़ी थी। कार्नेटिक वॉर्स का सिंपल सा मतलब होता है ब्रिटिशर्स और फ्रेंच, इनके बीच में लड़ाई हुई थी कि कौन हिंदुस्तान को कब्जा करेगा। कैप्चरिंग मद्रास इन 1746 बट लूजिंग ग्राउंड विद देयर कॉलोनी रिड्यूस्ड टू पौंडीचेरी। तो इन तीनों बैटलों में क्या हुआ? एक फर्स्ट बैटल की बात करें तो थोड़ा बहुत इक्वल था, बट सेकंड थर्ड में तो आते आते फ्रेंच का चैप्टर पूरी तरीके से क्लोज हो गया। और यहीं से ये बात तय हो गई कि हिंदुस्तान के अंदर ब्रिटिश रूल करने वाले हैं। ये कार्नेटिक वॉर जो लड़ी गई, इससे हमें ये बात पता चलती है। द फ्रेंच रियरली इंटरफेयर्ड इन इंडियन सोशल और रिलीजियस लाइफ, बट इन 1748 they ordered the destruction of Pondicherry's वेदापुरीश्वरन टेम्पल टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी। तो वैसे तो ये फ्रेंच लोग जो थे ठीक ठाक थे, लेकिन एक जगह इन्होंने वेदापुरीश्वरन टेम्पल, जो कि कोई है अगर बताना मुझे, कोई पौंडीचेरी से है, उसको तबाह करवाया, उसको तोड़वाया क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कराने के लिए। तो वही बात हो रही है ना, कॉलोनियलिज्म जब आ रहा है तो सिर्फ ब्रिटिशर्स नहीं आ रहे, ब्रिटिशर्स हमारे साथ बहुत गलत करेंगे, तो ये लोग भी कोई कम नहीं थे। अगर ये हिंदुस्तान पे रूल कर रहे होते तो ये भी वही कर रहे होते जो अंग्रेजों ने किया। चलो भैया अब आगे चलो। अब अगर वो तुझसे क्वेश्चन पूछ ले कि इन विच ईयर फ्रेंच एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट, क्या बता दोगे? 1668 क्या? और अगर पूछ ले कहां, तो क्या नहीं बता दोगे? सूरत। भाई ये सब ना 1 मार्क्स में आता है, याद रखना। याद तो जब भी तुम्हारा एग्जाम हो और ये चैप्टर आ रहा हो तो इसको अच्छे से याद करके जाना। अब आ रहा है भैया अंग्रेज, एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स। हिंदुस्तान के अंदर आ रहा है अंग्रेज। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दे केम एज ट्रेडर्स, व्यापार। वही मैं कह रहा हूं कि यहां पे कोई भी जो आदमी है वो ये नहीं कह रहा कि मुझे हिंदुस्तान पे कब्जा करना है, वो कह रहा है कि हमें तो हिंदुस्तान के साथ व्यापार करना है, स्पाइसेस वगैरह लेके जानी है अपने देश। बट दे यूज डिविजिव पॉलिसीज, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, बताऊंगा क्या बनेगा। एंड दे बिकेम द रूलर्स ऑफ इंडिया एंड डोमिनेटेड द कंट्री फॉर नियरली 2 centuries। तो वही बात ये डायग्राम भी बता रहा है, दे केम एज ट्रेडर्स, व्यापार करेंगे। और कहते हैं ना, जिससे व्यापार करो उससे कभी प्यार ना करो। बट उसके बाद ये देखेंगे कि यार हिंदुस्तान के अंदर यूनिटी है ही नहीं राजाओं के बीच, ये राजा एक दूसरे से ही लड़ने के लिए इतने उतारू हुए कि हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। और इसी बात का फायदा उठाएगा अंग्रेज। देखना, दे यूज डिविजिव पॉलिसीज ऑफ डिवाइड एंड रूल और आफ्टर दिस दे बिकेम द रूलर्स ऑफ इंडिया। और 200 साल तक ये हिंदुस्तान को अपना गुलाम बनाएंगे। अब देख, मैं ब्रिटिशरों की कितनी भी धज्जियां उड़ाऊं, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, इनके पास दिमाग था। यार जब मैंने बताया कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड को ये लोगों ने अपना गुलाम बना रखा था, तो दिमाग तो होगा ना, सिर्फ इससे नहीं जीता जाता साहब। ये भी बहुत जरूरी है, इस बात को याद रखना। जिसके पास दिमाग होगा दुनिया वही जीतेगा। तो अंग्रेज आ गए भैया अब हिंदुस्तान के अंदर। अब चलते हैं आगे। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये क्वेश्चन बनेगा, इस पे लिख के जा #PKP। ये 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछेगा। मैंने अभी बताया कि अंग्रेज हिंदुस्तान में लोगों को बांटेंगे, राजाओं को बांटेंगे और फिर हिंदुस्तान को अपना गुलाम बनाएंगे। तो क्वेश्चन भी तो वही कह रहा है कि व्हाट डज फ्रेज डिवाइड एंड रूल मींस, कि डिवाइड एंड रूल का प्रणव सर मतलब क्या था, सबसे पहले ये बताओ। एंड गिव एग्जांपल ऑफ हाउ दिस वाज यूज्ड बाय ब्रिटिशर्स इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट यार, मुझे ऐसा लगता है कि 3 मार्क्स पे तुमसे वो पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात सर, ये डिवाइड एंड रूल क्या था? देखो नाम ही बता रहा है, इट मीन्स अ पॉलिसी इन विच द ब्रिटिश क्रिएटेड डिविजन अमंग इंडियंस सो दैट दे कुड रूल इजीली विदाउट ऑपोजिशन। कि या लोग हो या राजा हो या कोई भी हो,
इनको इनके बीच में ऐसी फूट डाल दो कि ये हमारे अगेंस्ट हो ही ना पाए और हम सब मिलकर राज करेंगे। तो यही सिंपल कह रहा है डिवाइड एंड रूल। अब सर ये कैसे कर पा रहे हैं ये, तब अब ये कैसे हो रहा है कि गिव एग्जांपल्स। द ब्रिटिशर्स सपोर्ट वन इंडियन रूलर अगेंस्ट अनदर ड्यूरिंग वॉर्स which has weakened them and gained political control। वेरी इंपॉर्टेंट भाई। इसका अगली स्लाइड में बहुत बढ़िया एग्जांपल है। वैसे एग्जांपल मैंने यहां भी दे रखा है, बैटल ऑफ प्लासी जो कि लड़ी गई। इसको इतने अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ना, मुझे पता है बैटल तुम्हें कभी समझ नहीं आती। हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज क्या कर रहे थे, वो कह रहे थे कि एक राजा को दूसरे राजा के खिलाफ भड़काओ, एक राजा का सपोर्ट करो, दूसरे को हराओ। तो इस चक्कर में क्या किया इन्होंने, बैटल ऑफ प्लासी लड़वाई। और अभी बताऊंगा बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ। तो अगर वो पूछ ले किस तरीके से कर रहे हैं, एक रूलर को दूसरे रूलर के खिलाफ भड़का के कर रहे हैं। सेकंड, दे सपोर्टेड डिविजन्स अमंग इंडियन सोसाइटी, कि लोगों को भी बांट रहे हैं। सोचो, राजाओं को भी बांट रहे हैं एक दूसरे से और लोगों को भी बांट रहे हैं। The British encourage Hindus and Muslims to see each other as separate communities which weakened unity। कि हमारे देश में जो आज भी हम देखते हैं ना, धर्म के आधार पे लोग कितने बटे हुए हैं, ये देन इन अंग्रेजों की ही है और किसी की नहीं है। तो अगर वो तुमसे 3 मार्क्स में पूछ लेगा कि डिवाइड एंड रूल क्या था, बता दोगे, एग्जाम्पल बता दोगे, बैटल ऑफ प्लासी को बता दोगे। अब चलते हैं आगे भैया, वेरी इंपॉर्टेंट यार, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और मुझे लगता है कि तुम में से बहुत लोगों को ये चीज समझने में काफी दिक्कत आती है, बैटल ऑफ प्लासी। अभी मैंने बोला डिवाइड एंड रूल कर रहे थे, एक राज्य को दूसरे राज्य के खिलाफ भड़का रहे थे, और मैंने तुम्हें एग्जांपल भी दिया कि बैटल ऑफ प्लासी में वो ऐसा करेंगे। अब पीछे छोड़ दे क्या लिखा है, डायग्राम है, तुम आराम से पढ़ लेना। पहले मेरी बात सुनो, बैटल ऑफ प्लासी क्या था। प्लासी जो जगह है ना, बंगाल में पड़ती है, कोई हो तो वहां से मुझे बता देना, ठीक है। तो ये जो बैटल ऑफ प्लासी, सबसे पहले इसका ईयर याद रख, 1 मार्क्स में पूछ सकता है, जो मैंने यहां लिख दिया है क्या, कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी लड़ेगी। सर जब भी आप बोलते हो ना बैटल, कभी फर्स्ट बैटल, सेकंड बैटल, पानीपत, ये सब, तो बैटल में मैंने हमेशा बोला एक चीज याद रखो कि किन के बीच में हो रही है और क्यों हो रही है। तो ये जो बैटल ऑफ प्लासी है, ये हो रही है नवाब जो है बंगाल का, जिसका नाम है, ध्यान से सुनना, सिराजुद्दौला, और एक तरफ है अंग्रेज जिसको लीड कर रहा है रॉबर्ट क्लाइव, उनके बीच में हो रही है। जो बंगाल का नवाब होता है सिराजुद्दौला, उन्हें पसंद नहीं होता अंग्रेजों का ऐसे डिवाइड एंड रूल ये सब करना। तो सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर जिनको रूल कर रहा होता है उस टाइम, जो लीड कर रहा होता है रॉबर्ट क्लाइव, इनके बीच में हो रही है बैटल ऑफ प्लासी। और ये डिविजिव पॉलिसी कैसे खेलेंगे, ये सिराजुद्दौला का एक मिलिट्री कमांडर होता है जिसका नाम होता है मीर जाफर, और ये मीर जाफर को खरीद लेते हैं अंग्रेज की, भाई तू हमारा साथ दे, अपना दल बदल ले। अगर तूने ऐसा किया तो वादा करते हैं सिराजुद्दौला की गर्दन को उड़ाने के बाद तुझे नवाब बना देंगे बंगाल का। और इसीलिए सिराजुद्दौला इस बैटल में हारा। अब पढ़ लो, सिर्फ यही कहानी है। रॉबर्ट क्लाइव सीक्रेटली मेक्स अ डील विद मीर जाफर। ये मीर जाफर कौन है, वो सिराजुद्दौला का मिलिट्री कमांडर। मीर जाफर एंड हिज ट्रूप्स डू नॉट फाइट, इन्होंने लड़ाई नहीं, जंग हुई, इन्होंने लड़ाई नहीं। ब्रिटिश विन इजीली। मीर जाफर को जैसे वादे के अनुसार कहा कि तुझे सिराजुद्दौला के बाद नवाब बना दूंगा बंगाल का, और इसीलिए मीर जाफर को गद्दार भी कहा जाता है। तो आशा करता हूं अब तुम्हें बैटल ऑफ प्लासी समझ आ गई होगी कि मीर जाफर ने धोखा दिया सिराजुद्दौला को, इसलिए सिराजुद्दौला हार गया। अब आगे चलते हैं भाई, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है, चलो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये 2 मार्क्स में तुमसे वो पूछ सकता है, 2 मार्क्स में। इस पे भी लिख दो #PKP, पूछ लेगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था और किस स्टेट को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से इन लोगों ने हड़पा। अब पीछे छोड़ क्या लिखा है, पहले मेरी बात सुन। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हालांकि तुम में से बहुत बच्चे लगते हैं सर हिंदी में भी पढ़ा, हिंदी तो हिंदी में बोल रहा हूं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हिंदी में कहते हैं हड़पने की नीति। प्रणव सर किसको हड़पेंगे, राज्य को हड़पेंगे। इन अंग्रेजों ने क्या कहा, इन अंग्रेजों ने एक बात बोली कि भैया अगर कोई राजा है, कोई रूलर है, और वो मर जाए लेट्स से, और उसका कोई लड़का ना हो, मतलब खुद का कोई लड़का ना हो, खुद का कोई खून ना हो, तो हम उसके राज्य को हड़प लेंगे। इसी को कहते हैं क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ब्रिटिश नो नेचुरल मेल हेयर, थोड़ा इसको मैं वो कर देता हूं ताकि तुम अच्छे पढ़ लो, कि अगर राजा के मरने से के बाद उसका कोई अपना खून और वो भी लड़का होना चाहिए नहीं है, तो हम तुम्हारे एम्पायर को लूट लेंगे। यही कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इफ अ रूलर डाइज विदाउट नेचुरल मेल हेयर, तो द ब्रिटिश विल एनेक्स एंड टेक्स कंट्रोल ऑफ द स्टेट। और अगर इसके एग्जाम्पल पूछूं कि ऐसा कहां, अगर एग्जाम्पल में तुझसे पूछ ले तो बोल दियो झांसी। वैसे तो और सारे एग्जाम्पल भी हैं, बट तू फिलहाल एक ही याद रख, क्या पता तुझसे वो पूछ ले। तो झांसी को इसी तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का इस्तेमाल करके अंग्रेजों ने हड़पा था, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का कोई खुद का बेटा नहीं था जब उनके पति की मृत्यु हो गई थी। तो क्या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स समझ आ गई, बहुत सिंपल है, 2 मार्क्स में पूछेगा, एग्जाम्पल पूछेगा कि किस
स्टेट को हड़पा तो बोल देना झांसी को हड़पा। अब भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, या तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या सब्सिडरी अलायंस, ये इन दोनों में से एक चीज वो पूछेगा तुमसे 2 मार्क्स के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट। अब सर इस सब्सिडरी अलायंस की क्या कहानी है? देख हुआ क्या, अलायंस का मतलब क्या होता है? गठबंधन करना। तो जब फ्रेंच हिंदुस्तान के अंदर था, और फ्रेंच भी एक ताकत थी, अंग्रेज भी एक ताकत थी, तो जो वहां के राजा थे उनको लगा यार हमें किसी की तरफ तो होना पड़ेगा। यार एक बात बताओ, कल को ब्रिटिश ने हम पे हमला कर दिया या फ्रेंच ने हमको हम पे हमला कर दिया तो हम करेंगे क्या? क्योंकि हम इतने शक्तिशाली नहीं है, हमारे पास इतने मॉडर्न वेपन्स नहीं है। तो ब्रिटिशर्स एक ऐसी पॉलिसी लेके आ रहे हैं जिसका नाम है सब्सिडरी अलायंस। और सब्सिडरी अलायंस सिर्फ अगर वो 3 मार्क्स में पूछेगा, 2 मार्क्स से पूछेगा, 2-3 पॉइंट में खत्म हो जाती है। सब्सिडरी अलायंस का सिंपल सा मतलब है, अंग्रेज कह रहा है कि भैया देखो कल को मान लो फ्रेंच तुम पे हमला कर दे तो तुम्हें कौन बचाएगा? ब्रिटिशर कह रहा है हम बचाएंगे ना। तो उसके अंदर क्या बोल रहा है ब्रिटिशर कि हाँ लेकिन हम आपको बचाएंगे, हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, लेकिन हमारा एक ऑफिसर विल बी प्लेस इन योर कोर्ट, जिसको हम रेजिडेंट भी कहते हैं, कि आपके राज्य में हमारा एक बंदा बैठेगा और वो सारी चीजें देखेगा। पहला पॉइंट इस अलायंस का ये है। सो इसके बाद इंडियन रूलर्स विल पे फॉर द ब्रिटिश ट्रूप्स, वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट, कि आपके पास अपनी सेना नहीं होगी, हमारी जो मॉडर्न सेना है वो आपके राज्य में होगी, और उसका जितना भी मेंटेनेंस का खर्चा आएगा वो भी आप दोगे। ठीक है, इंडियन रूलर्स विल पे फॉर द ब्रिटिश प्रोटेक्शन। अब वो तुमसे पूछ ले, एक पॉइंट और इसमें ऐड करो कि ब्रिटिशर्स के साथ में ये भी बोला, देखो ब्रिटिशर ने सब्सिडरी अलायंस में क्या बोला कि हमारा एक बंदा आपके कोर्ट पे बैठेगा, वो चीजें देखेगा। दूसरा ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि हमारी आर्मी आपके राज्य में रहेगी और वो लड़ेगी अगर किसी ने आप पे हमला किया। उसी में बोला कि ये जो राज्य में हमारी आर्मी आ रही है इसको जितना भी इसका खर्चा होगा वो आप दोगे। और चौथा ब्रिटिश बोल रहा है कि आप किससे क्या रिलेशन बनाओगे किसी दूसरी कंट्री से, वो हम डिसाइड करेंगे कि व्हाट द ब्रिटिश विल कंट्रोल द फॉरेन अफेयर्स एज वेल। अब बोलोगे सर इसका एग्जांपल दो कि किस स्टेट ने इसको ज्वाइन किया, तो बोल देना हैदराबाद इन 1798। क्या सबको समझ आ गई बात? अगर वो सब्सिडरी अलायंस पूछेगा तो 3 पॉइंट लिखाना और लिख आना कि हैदराबाद ने ज्वाइन की सब्सिडरी अलायंस। चलो अब आगे चलते हैं। अब फ्रॉम पैराडाइज टू हेल, जन्नत से जहन्नुम का सफर, ये क्या है प्रणव सर? पढ़ते हैं। After few years, the British East India Company got the right to collect taxes from बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। हाँ जी, कोई क्लास 8 ओल्ड एनसीईआरटी वाला है? इसको दीवानी राइट्स कहते थे। तो ब्रिटिशर्स के पास एक ऐसी ताकत आ गई कि ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। और these areas were very rich। रॉबर्ट क्लाइव, वही रॉबर्ट क्लाइव जिससे बैटल ऑफ प्लासी लड़ी, they called them paradise of the earth। कि भैया अगर कहीं जन्नत है हिंदुस्तान में या फिर पूरे वर्ल्ड में तो इन 3 रीजन में ही है, क्योंकि यहां पे इतना सारा पैसा है और ये पैसा कलेक्ट कौन कर रहा है? अंग्रेज। और यहीं से ये हिंदुस्तान को लूटना शुरू करेंगे। द कंपनी कलेक्टेड वेरी हाई टैक्सेस फ्रॉम द पीपल। ठीक है, अब ये जा रही है तो ये जो टैक्स लगा रही है लोगों के ऊपर वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, बट इट डिड नॉट स्पेंड मनी ऑन द वेलफेयर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। यार आज भी हमारा देश भारत एक डेमोक्रेटिक देश है, तो क्या हमारे देश में, एक बार बताओ, सरकार टैक्स नहीं लेती? लेती है, वही तो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। लेकिन लोग क्या सरकार से सवाल नहीं पूछते कि अगर आपने इतना टैक्स बढ़ाया तो एक बात बताओ आप हमें क्या फैसिलिटी दे रहे हो? तो ये टैक्स तो बहुत ले रहे थे लोगों से, लोगों को पूरा इतना कि लोग बेचारे मरने, अभी मैं पढ़ाऊंगा कि कितने लोग मरे, लेकिन उनके लिए कर कुछ नहीं रहे थे, अपनी जेबें भरे जा रहे थे। दिस क्रिएटेड मेनी प्रॉब्लम फॉर फार्मर्स एंड द कॉमन पीपल। जो आम आदमी था, जो बेचारा किसान था, उसके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। वेरी इंपॉर्टेंट, Bengal famine of 1770 to 1772 became very severe because of crop failed for 2 years। फेमाइन का मतलब हो जाता है अकाल पड़ जाना, सूखा पड़ जाना, खाना हो ही नहीं, खाने के लिए ही कुछ नहीं है। जैसे अफ्रीका में हम देखते हैं तो उसको कहते हैं फेमाइन, जो हमारे देश में स्पेसिफिकली बंगाल वाले रीजन पे हमें देखने को मिल रही थी। अब सोचो लोगों के पास खाने को नहीं है और लोग उसके ऊपर से टैक्स भी दे रहे हैं, तो कितनी खराब बात है। ऊपर से लोगों की जो एग्रीकल्चर है, खेती, वो ठीक से नहीं हो पा रही, तो पैसा देगा कहां से बेचारा? इवन व्हेन क्रॉप्स फेल्ड, फार्मर वर फोर्स्ड टू पे टैक्सेस इन कैश। कि भैया हम, अंग्रेज कह रहे हैं मुझे फर्क नहीं पड़ रहा कि तुम्हारी खेती बाड़ी अच्छी हुई नहीं हुई, ये थी इनकी सच्चाई। और लोग कहते हैं हमारे हीरो थे, और लोग कहते हैं कि हमें तो टैक्स फिर भी चाहिए आपसे, हमें फर्क नहीं पड़ता, ये बात थी। Because of this, about 10 million people died, nearly 1/3 of Bengal population। तो सोचो 10 मिलियन लोग मर गए इस सब चीजों के अंदर, अभी और मरेंगे। ये तो एक एग्जांपल से बंगाल फेमाइन का है। अभी देखो जब तक हिंदुस्तान में रहे तो कितनी सारी फेमाइन आती रही। देखो भैया वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद करके जाना। देखो लिटन,
वैसे तुम्हारे एनसीईआरटी में इसका नाम शायद लॉर्ड लेटन होगा, बट मैं इसको लॉर्ड वॉर्ड नहीं बोलूंगा। ये वॉइस ओवर होता है इंडिया का ड्यूरिंग 1868 से 1878 की फेमाइन में। तो जब ये लोग हिंदुस्तान में थे ना, तो बहुत बार सूखा पड़ गया यार, ठीक है, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे, इतना बुरी हालत थी। एक तो मैंने बंगाल फेमाइन बताया 1770 1772, एक और पड़ी 1868 से 1878, 10 साल चली, ठीक है। और इससे बोला यार एक बात बताओ, कई लोगों के पास खाने को नहीं होगा, लोगों के पास मतलब कुछ भी नहीं है, तो यार उस टाइम पे इतनी महंगाई हो जाती है, आपको महंगाई कम करनी चाहिए, फूड के प्राइसेस कम करनी चाहिए। ये बंदा कहता है कि मैं नहीं करूंगा, जो करना उखाड़ लो। और सोचो लोग मर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, ये बंदा एक ग्रैंड दरबार दिल्ली में ऑर्गेनाइज कर रहा है वेयर पीपल स्टार्व, कि यार हिंदुस्तान के लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, और ये भाई बड़ी बढ़िया पार्टियां कर रहा है, बताओ दिल्ली के अंदर। ये है इनकी सच्चाई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेवरल फेमाइन कमीशन, 12 से मेजर फेमाइन विटनेस अंडर ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कि 12 से 20, सोचो इतनी सादा फेमाइंस पड़ी हिंदुस्तान के अंदर, लोगों के पास खाने को नहीं था, लोग मरे। और इसी का डेटा भी कहता है रिपोर्टेड डेथ्स वर 50 से 100 मिलियन। यार कितने लोग मर गए और इन लोगों ने कुछ नहीं किया। द ब्रिटिश पॉलिसीज पुश्ड रूरल इंडिया इनटू डीप पॉवर्टी, कि भैया जो आज भी गांव था हमारा, तो हम देखते कि वो अब धीरे धीरे करके डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन उस समय क्या ही होगा डेवलपमेंट यार, तो वो और बेचारे गरीबी में जाते रहे, ये कहना चाह रहा है वो। अब भैया इस पे तो भाई प्लीज 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 हैशटैग कंफर्म पीकेपी लिख ले भाई। इस चैप्टर में 3 किताबें हैं, 3 किताबें जो लिखी हैं लोगों ने, और उसमें से एक जरूर तुझसे वो पूछेगा, ये मेरा वादा है। टॉपिक इज ड्रेन ऑफ इंडिया वेल्थ, कि हिंदुस्तान कैसे लूट रहे हैं हमारी वेल्थ को। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट, कि इनको इकोनॉमिक उस पे फ्रंट पे इतना लूटो कि इनके पास कुछ बचा ना हो। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे 2 लोगों ने वेरी इंपॉर्टेंट 2 किताबें लिखी जो तेरे एग्जाम में आ रही हैं, ध्यान से पढ़ के लियो। दादा भाई नौरोजी, ये देख रहे होगे तुम, ही रोट अ बुक विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भाई कुछ भी भूल जा, ये मत भूलियो कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज रिटन बाय हुम, दादा भाई नौरोजी, जिसके अंदर ये क्या बता रहे हैं और कब लिखी, ये भी पढ़ के जाना, 1901 में लिखी। ही एक्सप्लेन्ड हाउ वेल्थ वाज ड्रेन्ड आउट ऑफ इंडिया, कि हिंदुस्तान के पास जो पैसा था वो अंग्रेज कैसे बाहर लेके जा रहे थे, इन्होंने लिखा। और एक इनकी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, रमेश चंद्र दत्त also mentioned the same idea in his book Economic History of India। भाई पहले लिख के जा रहा हूं हैशटैग PKP, या तो वो 1 नंबर में यहां से पूछेगा, या तो वो 1 नंबर में इस किताब से पूछेगा। अगर पूछेगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो क्या लिखा होगा, दादा भाई नौरोजी। अगर वो पूछेगा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखी, तो क्या लिख के आ जाओगे, रमेश चंद्र दत्त, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये क्वेश्चन का आंसर दो, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया रिटन बाय हुम, बताओ, क्या दादा भाई नौरोजी ने लिखी, आरसी दत्त, जेम्स मिल, या फिर आपके प्रणब भैया ने लिखी, बताओ। अब मेरा मत मार देना टिक गलती से, हाँ, कि मैंने ऐसी मजे के लिए डाला। तो यस, आंसर विल बी व्हाट, दादा भाई नौरोजी, और इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं, अब पढ़ रहे हैं डिक्लाइन ऑफ इंडिया इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट, कि हिंदुस्तान की जो अपनी इंडस्ट्रीज थी उनका कैसे बंटाधार किया अंग्रेजों ने, वो पढ़ते हैं। बिफोर ब्रिटिश रूल इंडिया वॉज फेमस फॉर कॉटन, सिल्क, हैंडीक्राफ्ट विच वी सोल्ड वर्ल्ड वाइड। वही बता रहा हूं, हिंदुस्तान की जो खाने वाने की चीज थी वो तो थी, हिंदुस्तान का कॉटन, हिंदुस्तान का सिल्क, हिंदुस्तान के हैंडीक्राफ्ट पूरे वर्ल्ड में फेमस थे, और ये यहां से एक्सपोर्ट भी होते थे। अब ब्रिटिश कैसे इन इंडस्ट्रीज को तबाह कर रहा है, ये पढ़ो। ब्रिटिश पुट हाई टैक्सेस ऑन इंडियन गुड्स एंड लो टैक्सेस ऑन ब्रिटिश गुड्स, तो जो हमारा सामान बाहर जा रहा है उसके ऊपर ब्रिटिशर टैक्स लगा रहा है ज्यादा। देखो जब भी किसी चीज पर ज्यादा टैक्स लगेगा ना, तो उसका दाम बढ़ जाएगा, और जब उसका दाम बढ़ेगा तो यार ऑब्वियसली एक चीज सोचो, 2 चीज है, एक चीज का दाम इतना है, एक चीज का इतना है, तो यार आदमी अपने बजट के हिसाब से इसी चीज को लेगा ना। आज की डेट में कितने लोग लुई विटॉन के कपड़े पहनते हैं, बहुत कम पहनते हैं ना, क्यों, क्योंकि लग्जूरियस ब्रांड है, लाखों लाखों की आती है भाई उसकी जैकेट्स वगैरह ये सब। लेकिन वही वाली बात आ गई कि एक चीज दोनों में, कि अगर किसी का दाम कम होगा तो मैं उसको पहले प्रेफर करूंगा एज कंपेयर टू इससे। तो ये सेम बात यहां भी है कि इन्होंने इतने ज्यादा टैक्सेस लगा दिए इंडियन गुड्स के ऊपर कि जब वो बाहर गए मार्केट में बिकने, उन्हें खरीदने वाला कोई था नहीं, और अपने चीजों पे बहुत कम टैक्स लगा दिया, जिससे उनका रेट कम हो गया। ब्रिटिश कंट्रोल ट्रेड एंड सी रूट, सो इंडियंस कुड नॉट एक्सपोर्ट इजीली। अब तुम्हारा सामान बाहर जा रहा है तो कैसे जाएगा, शिप्स के थ्रू ही तो जाएगा, और इन्होंने पूरी अपना
सी रूट्स को काफी ज्यादा ऑक्यूपाई किया हुआ था। मैं बोला जरा हम भी देखते हैं तुम्हारा सामान बाहर कैसे जाएगा। तो ये 2 पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो क्वेश्चन में पूछ ले कि इंडिया की इंडिजिनस इंडस्ट्रीज कैसे तबाह की ब्रिटिशर्स ने 2 मार्क्स में, तो ये 2 पॉइंट लिख के आ जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है। इंडियन वेवर्स एंड आर्टिशियंस दे बिकम पुअर एंड लेफ्ट देयर वर्क। तो लोगों के पास जब खाने को था ही नहीं, काम करने को था ही नहीं, तो बेचारे लोग करेंगे क्या। अब देखो, एक फ्रंट पे तो ये हमारी इंडस्ट्रीज को तबाह कर रहे हैं, दूसरे फ्रंट पे ये हमारी एजुकेशन को खराब कर रहे हैं। पढ़ो, ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज एजुकेशन। ठीक है। इंडिया हैड मेनी लोकल स्कूल लाइक पाठशालास एंड मदरसास। फॉर एग्जांपल 1 से 1.5 लाख स्कूल एग्जिस्टेड इन बंगाल एंड बिहार। तो ऑब्वियसली भाई इनके आने से पहले हमारे जो थे मदरसे चलते थे, गुरुकुल वगैरह चलते थे, तो ये चल रहा था हिंदुस्तान में। अच्छा, अंग्रेज को क्या लगा कि इंडियन एजुकेशन लैक्ड साइंटिफिक थिंकिंग। वही ना, इन एक ऐसी गलतफहमी है कि भाई हम हैं तो हम हैं बस, और कोई नहीं है इस दुनिया में। तो इनको लगा यार जो तुम्हें पढ़ाया जाता है इंडिया के अंदर, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, कुछ वैल्यू नहीं, तुम्हारे पास साइंटिफिक टेम्परामेंट है ही नहीं, तुम कुछ कर ही नहीं सकते, बस तुम धर्म की बातें पढ़ते हो। ये इसका मानना था। और इन 1835 थॉमस मैक्यूले इंट्रोड्यूस मैक्यूले मिनट्स ऑन इंडियन एजुकेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 1 मार्क्स में पूछ लेगा कि थॉमस मैक्यूले कब लाया अपने मैक्यूले मिनट्स ऑन इंडियन एजुकेशन, तो बता देना 1835 में लाया। अब सर इसमें इसने बोला क्या बोला कि ट्रेडिशनल स्कूल विल डिक्लाइन एंड द इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम विल डेवलप इन इंडिया। कि ये जो तुम्हारी पाठशाला मदरसे है इनको बंद करो, हमारी अंग्रेजी भाषा को इस्तेमाल करो। तो यही बात वो मैक्यूले मिनट्स में भी बोल रहा है। अगर वो पूछ लेगा कब आई, तो बोल देना 1835 में आई। अब आगे चलते हैं। रीशेपिंग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स। क्या बोल रहा है सर? द ब्रिटिश चेंज द इंडियाज इकोनॉमी टू बेनिफिट ब्रिटेन नॉट इंडियन। कि अपने फायदे के लिए हमारी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था इसने बदली। ठीक है। इंडिया वॉज मेड अ सप्लायर ऑफ रॉ मटीरियल्स एंड इंडिया बिकेम अ मार्केट फॉर ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स। क्या बोल रहा है सर? तो कोई भी चीज बनाने के लिए कोई ना कोई रॉ मटेरियल चाहिए होता है, हमारे पास भरपूर थे। तो ब्रिटिश पता क्या कहता है, आप हमें रॉ मटेरियल दो, फाइनल गुड हम खुद बना लेंगे और हमारा सामान बेचेंगे। तो सोचो, ये सिर्फ हिंदुस्तान से रॉ मटेरियल ले रहा है, फाइनल गुड खुद बना रहा है और पैसा खुद बना रहा है। और इंडियन मार्केट में इन्होंने अपने मशीन मेड गुड्स को लाना शुरू कर दिया। यार इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री सेटअप करने, मशीन वगैरह सबसे पहले ब्रिटेन में आई थी मेरे बच्चों। तो वहां के जो गुड्स है वो सस्ते थे एज कंपेयर टू इंडियन गुड्स। तो इन्होंने बोला कि भैया सस्ता है, हिंदुस्तान के लोग ले लेंगे, और हमारे जो इंडियन गुड्स है मेरे बच्चों, उन्हें पूरी तरीके से डिस्करेज किया। और इसके साथ एक चीज और हुई, रेलवेज वर बिल्ट टू एक्सपोर्ट गुड्स एंड टू मूव ब्रिटिश सोल्जर्स ड्यूरिंग वॉर। भैया एक बड़ा, जो आज की हम इंडियन रेलवेज देखते हैं, तो एक दलहौजी करके गवर्नर जनरल होता था, वो लेके आया था इंडिया में रेलवेज को। और रेलवेज का इन्होंने क्या बोला कि भैया सामान एक जगह से दूसरी जगह तो लेके जाना है, तो रेलवे लेके जाएगी। और भैया कभी ये हिंदुस्तान के लोग हमारे खिलाफ विद्रोह कर दें, तो भैया सैनिकों को इधर से उधर भी करना है, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे भी। चलो आगे। अब भैया तुम अब देखो, चैप्टर में अभी तक क्या पढ़ लिया कि आपकी इंडस्ट्रीज तबाह कर रहे हैं, आपकी एजुकेशन तबाह कर रहे हैं, आपको जाहिल कह रहे हैं, राजाओं को लड़वा रहे हैं और आपको गुलाम बना रहे हैं। तो क्या हिंदुस्तान के लोग ये बात सह लेंगे? नहीं। तो हिंदुस्तान के लोग इनके खिलाफ विद्रोह करेंगे। एंड दिस पहला रिवोल्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहले रेबिलियन का मतलब विद्रोह करना होता है। सन्यासी एंड फकीर रेबिलियन स्टार्टेड इन बंगाल आफ्टर द 1770 फेमाइन। इस मूवमेंट को याद रखना, जिसका नाम है सन्यासी और फकीर रेबिलियन। नाम से ही इसका अर्थ समझ आ जाएगा। बताया था 1770 में फेमाइन हुई बंगाल में, खाने को था नहीं, उसके बाद ये रेबिलियन हुआ। अब सर ये सन्यासी कौन होते हैं? भाई तुम्हारे प्रणव सर साधु संत टाइप के आदमी है, फकीर टाइप के। तो हिंदू में उन्हें सन्यासी कहते थे, मुस्लिम में उन्हें फकीर कहते थे। कहते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा ही मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। तो वही बात है, दे ट्रेवल फ्रीली फॉर पिलग्रिमेज एंड चैरिटी। तो ये जो फकीर लोग होते हैं, सन्यासी लोग होते हैं मेरी तरीके से, वो घूमते रहते हैं, अपने तीर्थ स्थलों को घूमते रहते हैं। हमें क्या दुनिया से लेना, क्या दुनिया को देना भैया। ठीक है। तो ब्रिटिश लैंड एंड टैक्स पॉलिसीज जो ब्रिटिश लेके आए, उससे बोला कि भैया आप अपनी मूवमेंट को है ना, ये जो कहीं भी जा रहे हो इधर उधर, उसको बंद कर दो। अच्छा, ये सन्यासी कहते हैं अच्छा जी। तो एज अ रिजल्ट दे अटैक ब्रिटिश टैक्स कलेक्टर्स। तो इन्होंने बोला भाई हमें ना दुनिया ना उससे लेना देना, और तुम हमारी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करोगे, हम तुम्हारे खिलाफ अटैक करेंगे। तो ये इनको अटैक करने लग गए। एंड द ब्रिटिश कॉल देम बैंडिट्स। बैंडिट्स का मतलब होता है, एक मूवी आती है बैंडिट्स क्वीन, बैंडिट्स का मतलब होता है डाकू। तो इनको डाकू कहते थे अंग्रेज। एंड एग्जीक्यूटेड सम एंड क्रश द रेबिलियन। तो हम जितने भी रिवोल्ट अभी आगे बढ़ेंगे, तो यार इवेंचुअली हार हमारी सब में हो जाएगी मेरे बच्चों, लेकिन वो एक चीज बताएगी कि हमने इनके इनजस्टिस के अगेंस्ट जवाब तो दिया। ठीक है। और भाई कंफर्म 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 क्या,
हैशटैग PKP। ये मैंने बोला ना 3 किताबें हैं। अब रिवीजन कर मेरे साथ। क्या मैंने नहीं बताया पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में दादा भाई नौरोजी ने लिखी? क्या मैंने नहीं बताया इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया रमेश चंद्र दत्त ने लिखी? अब ये तीसरी किताब है, बस और कोई किताब नहीं है चैप्टर में, और इन तीनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ये मेरा वादा है तुमसे। दिस रिबेलियन इंस्पायर्ड बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई है बंगाल से तो बता दो, टू राइट आनंद मठ विच इंक्लूडेड वंदे मातरम, जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम। इस रेबिलियन को देखने के बाद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ नाम की किताब लिखी जिसमें उन्होंने वंदे मातरम लिखा, जो आगे जाके हमारा नेशनल सॉन्ग भी बना। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले हु रोट आनंद मठ, तो क्या बता दोगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी? क्या ये भी बता दोगे इसी के अंदर ही तो हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है? अब आगे चलते हैं, चलो अब ट्राइबल अपराइजिंग देखते हैं कि आदिवासी लोगों के साथ ब्रिटिशर क्या कर रहे थे और कैसे इन्होंने इनके इनजस्टिस का जवाब दिया। इंडियाज ट्राइबल कम्युनिटीज वर एक्सप्लॉइटेड बाय द ब्रिटिशर। तो भैया जब ये किसी को नहीं छोड़ रहे थे तो ट्राइबल लोगों को क्यों छोड़ेंगे भाई? दे लॉस्ट फॉरेस्ट एंड लैंड ड्यू टू ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉज। कि भैया जो आदिवासी होते हैं ना मेरे बच्चों, वो आज भी 2026 के अंदर वो डिपेंडेंट है यार, किसके ऊपर? फॉरेस्ट के ऊपर। उसका लाइवलीहुड उससे चलता है। तो सोचो उस समय तो कितने ज्यादा होंगे, तो उससे इनके फॉरेस्ट वगैरह लैंड वगैरह सब छीन लिए जा रहे थे। एंड हैवी टैक्सेस वर इम्पोज एंड फोर्स लेबर वाज टेकन। कि भैया एक तो तुम्हारी जमीन ले रहे हैं, उसके ऊपर से कह रहे हो तुम टैक्स भी दोगे, और कहेंगे ये टैक्स नहीं दे पाओगे तो भैया फोर्स लेबर करोगे, जबरदस्ती काम करोगे, तो ये बात झेलने वाली तो नहीं है ना मेरे दोस्त। तो मैनी ट्राइबल कम्युनिटीज वर लेबल्ड एज क्रिमिनल टाइप्स। कह रहे थे कि जो हमारे खिलाफ विद्रोह कर डाले उसको हम कहेंगे वो क्रिमिनल है, ठीक है। तो ये कुछ ये कर रहे थे ट्राइबल लोगों के साथ। अब यहां पे 2 रेबिलियन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक है कोल अपराइजिंग, एक है संथल रेबिलियन। दोनों इंपॉर्टेंट है, इनका टाइम फ्रेम याद रखना, मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है। सबसे पहली कोल अपराइजिंग 1831 से 1832, वेरी इंपॉर्टेंट। ईयर पूछ सकता है 31 से 32, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ये जो अपराइजिंग रेबिलियन कुछ भी बोल लो, जो अंग्रेजों के खिलाफ ट्राइबल लोग कर रहे थे, इट टुक प्लेस इन छोटा नागपुर रीजन। छोटा नागपुर रीजन आज के झारखंड में पड़ता है। ट्राइब फॉट अगेंस्ट आउटसाइडर हु वर टेकिंग ट्राइबल लैंड। तो जब उनकी जमीन को लिया जा रहा था भारी लोगों के द्वारा, तो इन्होंने बोला कोल रेबिलियन के अंदर, कोल अपराइजिंग के अंदर, कि हम तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। बट ब्रिटिश क्रश्ड दिस अपराइजिंग। मैंने क्या बताया, हम कितना भी लड़ लें, कुछ भी कर लें, अल्टीमेटली जीत अंग्रेज जाएगा। क्यों? क्योंकि अंग्रेज ताकतवर तो थे, इस मामले में तो कोई दो राय नहीं है। अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हैशटैग PKP, ठीक है। एक बताया तूने मैंने ट्राइबल रेबिलियन में कोल रेबिलियन। अब एक आ रहा है संथल रेबिलियन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको लीड किया 2 भाइयों ने जिनका नाम था सिद्धू एंड कानू मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू याद करो, देश की हमारी प्रेसिडेंट, ये वही मुर्मू लोग हैं। तो भाई अगर हैशटैग PKP में लिख ले, अगर वो पूछ ले हु लेड संथल रेबिलियन, तो सिद्धू एंड कानू मुर्मू का नाम लिखाओगे ना, ठीक है। ये क्या कर रहे थे? फॉट अगेंस्ट मनी लैंडर्स एंड लैंडलॉर्ड हु सीज लैंड विद ब्रिटिश सपोर्ट। बात वही है कि इनके ऊपर कर्जा हो रहा है, इनकी जमीनें छीनी जा रही है, तो ये लोग तो भैया विद्रोह करेंगे। बट ब्रिटिश अगेन क्रश दिस रेबिलियन, कि भैया कुछ भी करो अंग्रेज इनको हरा ही देंगे। और अभी जब पढ़ाऊंगा ग्रेट रेबिलियन ऑफ 1857, वहां पे भी अंग्रेज यही करेंगे। लेकिन एटलीस्ट लोग लड़ तो रहे हैं। देखो जिंदगी में हारा वही है जिसने कभी कोशिश नहीं करी। अगर मैं पहले ही मान लूं कि मैं हार जाऊंगा, तो फिर तो कुछ काम होगा ही नहीं जिंदगी में। तो कोल हो, संथल हो, ट्राइबल लोगों ने तक अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर डाला। अब आगे चलो। अब अगर ये क्वेश्चन तुमसे पूछ ले कि हु लेड संथल रेबिलियन, अरे ये प्रणव सर और किशोर सर का नाम मत लिख के आना। ये पता है ये सारे ऑप्शन ना उस दिन मैराथन के अंदर भी ये किशोर सर चेंज कर देते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं। अभी जरा मैं इनको मिलेंगे तो उनसे पूछूंगा कि आप ये क्यों कर रहे हो मेरे बच्चों के साथ, ठीक है। लेकिन तुम आंसर ठीक मार्क करके आना। सिद्धू एंड कानू मुर्मू ने लीड किया संथल रेबेलियन। आगे अब किसान लोग भी तो कुछ विद्रोह कर रहे होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिगो रिवोल्ट ऑफ 1859 से 62। यार इन सब के टाइम फ्रेम अच्छे से याद करके जाना। वो पता क्या करेगा? कोल अपराइजिंग देगा, संथल रेबिलियन देगा, पीजेंट अपराइजिंग देगा, फिर 1831 से 32, 55 से 56, 59 से 62, और कहेगा जरा मैच द फॉलोइंग कर ले। ऐसा एक क्वेश्चन बनेगा, और जब मैं मैराथन लेके आऊंगा इसकी टेंशन मत लो, ऐसे क्वेश्चन करा डालूंगा तुम्हें जो तुम्हारे एग्जाम में आएंगे। अब सर ये यहां क्या कहानी है? इंडिगो क्या है? इंडिगो मतलब नीले की खेती करते हैं, ठीक है ना। तो पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो। अब इंडिगो की खेती में होता क्या है ना मेरे बच्चों, प्रॉफिट्स कम है, लैंड की फर्टिलिटी और खराब होती है। तो किसानों ने बोला जब मेरा फायदा ही नहीं है तो मैं क्यों करूं। और ये अंग्रेज
जबरदस्ती जबरदस्ती इनसे कह रहा है कि इंडिगो की खेती करो क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहां पे peasants suffered losses while British planters earned huge profits। तो भैया जो किसान इंडिगो उगा रहा है उसका तो कोई फायदा नहीं हो रहा भाई, लेकिन ये जो ब्रिटिश प्लांटर्स है ये बहुत सारा मुनाफा ले रहे। तो किसानों ने बोला ये कैसी गणित है भाई, तो पेजेंट से बोला कि हम इंडिगो को नहीं उगाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, और एक रिवोल्ट छोटा टाइप का कर डाला। बट दे फेस इंप्रिजनमेंट एंड टॉर्चर। अंग्रेजों ने फिर बुरी तरीके से इनके मूवमेंट को क्रश कर दिया। द रिवोल्ट शोड फार्मर्स एंगर अगेंस्ट द ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन। ये यही कि ये लोग भी खड़े हुए इंडिगो रिवोल्ट के अंदर, लेकिन फिर वही बात, ब्रिटिश था तो ताकतवर। तो अगर वो पूछ ले इंडिगो रिवोल्ट के बारे में तो ये पॉइंट लिख के आ जाओगे क्या? सिंपल, बहुत सिंपल। अब भैया हैशटैग पीकेबी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। द ग्रेट रिबेलियन ऑफ 1857 या ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति जिसने हमारा इतिहास हमेशा के लिए बदल डाला। क्यों सर आप बोल रहे हो? अच्छा, इससे क्वेश्चन क्या बनेंगे? सबसे पहले ये सुनो, वो पूछेगा कि क्या क्या ऐसे कॉजेस थे, रीजन थे, 2 मार्क्स में अगर पूछ लेगा, जिससे रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ। तो भाई देख, एक ये रहा, देख इसके अंदर ही आंसर है, समझ में आ रही है? सेकंड ये रहा। भाई अगर वो 2 मार्क्स में पूछ ले या 1857 की क्रांति क्यों हुई, तो ये पहली बता दिया, ये 2 रीजन है, लिख के आना। क्या? Most sepoys they came from farming families and they were unhappy due to British land revenue policy। क्या चिल्ला चिल्ला के नहीं बताया कि किसानों के ऊपर इतना सारा टैक्स लगा दिया गया कि उन बेचारों के पास खाने के पैसे नहीं थे, और टैक्स के कहां देंगे, और कितने लोग मर गए। और ये जितने भी सिपाही जो 1857 की क्रांति में लड़ेंगे हमारी तरफ से, वो आते थे किसान फैमिली से। तो इसीलिए इनका गुस्सा फूट रहा है कि यार हम अपने देश के लिए जान की बाजी लगा रहे हैं और हमारे ही माँ बाप से ये ब्रिटिश इतना ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है और वो बेचारे मर जा रहे हैं, तो ये तो बर्दाश्त करने वाली बात नहीं। तो पहला रीजन ये हो गया। सेकंड, इन 1857 rumors spread that cartridges were greased with cow and pig fat which hurt Hindus and Muslim religious feeling। भाई अच्छा, ये जो रीजन है ना, ये एक र्यूमर था, एक झूठ था। कहते हैं कि किसी भी झूठ को चिल्ला चिल्ला के 100 बार बोलो तो वो सच हो जाता है। तो यहां भी वही बात हुई। 1857 में इन सिपाहियों के बीच में एक र्यूमर फैला कि ये ना राइफल जो होती है ना, बंदूक वो करते थे, तो उसमें जो कार्ट्रिजेस होती है ना, उसको मुंह से ऐसे छीलना होता था। तो ये कहते थे उस कार्ट्रिजेस में क्या कहते हैं, गाय का और सुअर का फैट है, उनका मांस है। तो हिंदुओं के लिए गाय भाई सेक्रेड है, और मुसलमानों के लिए पिग का फैट इज वेरी वो, कि वो नहीं कर सकते। तो उनको लगा कि पहले तो हमारे घर वालों को तंग किया जा रहा है रेवेन्यू के उसमें, और उसके बाद हमारे धार्मिक फीलिंग के साथ हस्तक्षेप किया जा रहा है। तो ये कैसी बात हुई, और रिवोल्ट हो रही है। अब रिवोल्ट में क्या हो रहा है? बैरकपुर में मंगल पांडे, कितनी मूवी बनी हमारे मंगल पांडे भाई साहब के ऊपर, अटैक ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड हिज एग्जीक्यूशन इंक्रीज एंगर अमंग सिपाहीज लीडिंग टू रिवोल्ट। तो मंगल पांडे मार देते हैं अपने अंग्रेज अफसर को, और उसके बाद उनको भी मार दिया जाता है। और इसी चक्कर में जो हमारे हिंदुस्तान के सिपाही हैं उनके मन में आ जाता है गुस्सा। सिपाहीज फ्रॉम मेरठ killed British officers and marched to Delhi where they accepted Bahadur Shah Zafar as their leader। हैशटैग PKP। अगर वो पूछ ले रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे हु वॉज द मेन लीडर, या कौन मुगल एम्परर मेन था, इट वॉज बहादुर शाह जफर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मेरठ से मारपीट करके दिल्ली आ रहे और कह रहे बहादुर शाह जफर को कि आप हमारे लीडर हो, अब शुरू करते हैं हम क्रांति इनके अगेंस्ट। द रिवोल्ट spread quickly across north and central India and rebel captured cities like कानपुर, लखनऊ एंड झांसी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये मेन जगह जो हमारे सिपाही हैं ये हथियार लिया शुरू कर देते हैं। कानपुर में रिबेल फोर्सेस अंडर नाना साहेब fought the British and the situation became very violent and serious। तो कानपुर में नाना साहब लड़ रहे थे, इन्होंने काफी ज्यादा जीत वीत, स्टार्टिंग में तो मतलब बहुत ज्यादा चीजें उन्होंने कैप्चर कर ली थी और बहुत ज्यादा माहौल हो गया था गर्म। अब अंग्रेज क्या करेगा इस मूवमेंट के लिए, अब हम पढ़ते हैं, चलो बढ़ो। ब्रिटिश को आता है इतना गुस्सा, ब्रिटिश रिकैप्चर दिल्ली इन सितंबर 1857। अंग्रेजों ने कहा भैया सितंबर 1857 को हम दोबारा से दिल्ली हमने कैप्चर कर ली। मैनी रेबल्स वर एग्जीक्यूटेड और जेल्ड। अंग्रेजों ने कहा इतना बड़ा विद्रोह तुमने हमारे खिलाफ कर दिया तो उसका तो तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बहुत सारे लीडर्स को मरवा दिया गया, जेल में डलवा दिया गया, गांव जला दिए गए। क्यों? क्रॉप्स डिस्ट्रॉय कर दी गई। क्यों? क्योंकि याद करो सिपाही
उनकी फैमिली किसान फैमिली से वो आते हैं, तो उसका बदला लेने के लिए पूरे गांव के गांव ही उजाड़ डाले इन लोगों ने। सोचो, ये थी इनकी सच्चाई। द ग्रेट रिबेलियन ऑफ 1857 फेल्ड बिकॉज ऑफ नो यूनिटी एंड क्लियर स्ट्रैटेजी। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वो पूछ ले 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में, क्यों नहीं 1857 का रिवोल्ट सक्सेसफुल हो पाया, तो यूनिटी नहीं थी और कोई क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं थी कि कैसे चलना है चीजें। Although the uprising failed, it proved foreign rule was unacceptable and inspired the later freedom struggle movement. भले ही हम हार गए हों, लेकिन आगे जो हमारे मॉडर्न नेशनलिस्ट मूवमेंट्स होंगे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स होंगे, उनके लिए ग्रेट 1857 का रिवोल्ट एक बहुत बहुत बड़ा मैसेज देगा कि भाई ऐसा नहीं है, अगर तुम ठान लो तो कुछ भी किया जा सकता है। द कंपनी रूल एंडेड एंड द क्राउन रूल स्टार्टेड इन इंडिया आफ्टरवर्ड्स। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसको हमेशा हमेशा के लिए हिंदुस्तान से निकाल फेंका जाता है और जो ब्रिटेन की रानी है वो अपना रूल हिंदुस्तान के अंदर शुरू कर देती है। तो यही था रिवोल्ट ऑफ 1857 की पूरी कहानी। अब भैया 2 हीरोइंस जो पूरे रिवोल्ट ऑफ 1857 में जिनका बहुत बड़ा नाम था। एक थी हमारी झांसी की रानी, कहते हैं ना खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी और हमें पता ही है शी वाज द क्वीन ऑफ झांसी। और क्या मैंने तुम्हें डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट में ये नहीं पढ़ाया कि भाई इनके जो पति थे उनकी मृत्यु हो गई थी और इनका खुद का बेटा नहीं था, ये इनका मतलब सौतेला बेटा था, इनका खुद का खून नहीं था। तो अंग्रेज ने बोला कि तुम्हारा राज्य हम हड़प लेंगे, उसी के खिलाफ झांसी की रानी खड़ी हुई थी। शी फॉट ब्रेवली अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1857 एंड शी बिकेम अ सिंबल ऑफ करेज एंड पेट्रियोटिज्म। सोचो, जिस अंग्रेजी अफसर के साथ ये लड़ रही थी, उस तक ने, उस जैसे इंसान ने इनकी तारीफ करी थी कि भाई एक औरत होते हुए क्या लड़ी है, ये क्या लड़ी है। ये थी हमारी झांसी की रानी। अच्छा, सेकेंड हीरोइन है हमारी बेगम हजरत महल। शी वॉज अ लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम लखनऊ, जो अवध वाला रीजन है वहां से ये लड़ रही थी। शी फॉट ब्रेवली अगेंस्ट द ब्रिटिश आफ्टर दे टुक ओवर अवध। तो जब इन्होंने ले लिया अवध, लखनऊ वाला पार्ट, तो ये इन्होंने भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह कर दिया। एंड शी बिकेम अ सिंबल ऑफ वुमेन्स करेज एंड रेजिस्टेंस इन इंडिया। वही बात कि भैया नारी शक्ति को नमन है कि अगर नारी कुछ सोच ले तो वो करके डालती है। तो ये थी हमारी 2 हीरोइंस, एक थी रानी लक्ष्मीबाई झांसी की, एक तरफ थी बेगम हजरत महल। तो भैया अब चैप्टर हो रहा है खत्म। अब हम पढ़ेंगे कि लेगेसी क्या थी भाई कॉलोनियलिज्म की इंडिया में। भाई मैंने बोल दिया ना, कोई लेगेसी वेगेसी नहीं थी, जो है थोड़ा बहुत अपन पढ़ लेते हैं कि भैया क्या कर रहे थे ये लोग। पहला, ब्रिटिश रूल एक्सप्लॉइटेड इंडिया यूजिंग फोर्स। भाई सिंपल सी बात है, इतना पूरे चैप्टर में तुम्हें यही तो बताया कि हिंदुस्तान के अंदर ये लोगों को मारपीट रहे थे। मोस्ट इंडियन सफर्ड वायलेंस एंड इकोनॉमिक लॉस, ये भी हम पढ़ के ही आ चुके हैं कि इतना ज्यादा रिवोल्ट हो रही है, रिबेलियन हो रहा है, लोग लड़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं और उसी के साथ साथ इकोनॉमिकली भी लोगों को लूट रहे हैं। Only a small elite benefited, some cultural exchanges happened। क्या भैया, जब मैंने क्लास शुरू करने से पहले बोला था कि कुछ लोग इनको अपना हीरो मानते थे हिंदुस्तान के अंदर, वो कौन लोग थे? जिनको इनसे फायदा हुआ। अब जिसको किसी से फायदा होगा तो वो उसकी तारीफ तो करेगा ही करेगा ना मेरे भाई। अच्छा, कल्चरल एक्सचेंज में क्या करना पड़ेगा सर? ब्रिटिश ट्रांसलेटेड संस्कृत एंड इंडियन टेक्स्ट इनटू यूरोपियन लैंग्वेजेस। कि यार ऐसा नहीं है कि हर आदमी खराब होता है, अंग्रेजों में भी कुछ लोग अच्छे थे जिनको ओरिएंटलिस्ट कहा जाता था। ओल्ड एनसीईआरटी याद करो, तो वो लोगों को इंडियन कल्चर के लिए काफी ज्यादा रिस्पेक्ट थी, तो इसलिए वो हमारे टेक्स्ट जैसे संस्कृत और इंडियन टेक्स्ट को कन्वर्ट कर रहे थे अंग्रेजी भाषा में। एंड दीज ट्रांसलेशन स्प्रेड इंडियन आइडियाज अक्रॉस यूरोप। इंडियन कल्चर इन्फ्लुएंस यूरोपियन थिंकर्स एंड राइटर्स। भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी हमारे पुराने शास्त्र हैं जिसमें भगवत गीता का ही मेंशन क्यों ना हो, उनको ये लोग ट्रांसलेट करके लेके जा रहे हैं अपने यहाँ, और वहां पे लोग उस सब सारी चीजों से काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। भैया लास्ट चैप्टर की स्लाइड ये है कि देखो, द टाइटल पेज ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन इन 1785 ऑफ अ संस्कृत टेक्स्ट भगवत गीता और डायलॉग ऑफ कृष्ण एंड अर्जुन वाज ट्रांसलेटेड बाय चार्ल्स विल्किन। भाई ये ऐसी चीज है ना जो शायद ही तुम्हें कोई पढ़ाए और एक तुम्हारे चैप्टर के लास्ट में गिवन है। अब सोचो वो एक क्वेश्चन डाल दे इसके ऊपर कि ये जो पहला पेज था ये किसने ट्रांसलेट किया था, तो क्या तुम बता नहीं दोगे? चार्ल्स विल्किंस ने किया था, चार्ल्स विल्किंस ने किया था। तो ये कुछ ऐसी चीज है जो बन सकती है। अगर मैं तुम्हारा एग्जाम बना रहा होता ना तो 110% ये क्वेश्चन डालता और 80% बच्चों को तो पता ही नहीं होता क्वेश्चन आया कहां से। तो भैया आज की क्लास के लिए इतना ही। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। ये सारे के सारे नोट्स नेक्स्ट टॉपर जूनियर्स फाउंडेशन टेलीग्राम चैनल पे तुम्हें मिल जाएंगे। मैं मिलूंगा बहुत जल्द चैप्टर नंबर 5 के साथ सिविक्स का, और इतना मजा कराऊंगा चैप्टर में तुम सोच भी नहीं सकते। तो मैं मिलूंगा बहुत जल्दी। बाय बाय, टेक केयर।